हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे एक से संबद्ध तथा बहु संबंधित प्रदेश, सिंपली एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे संबद्ध प्रदेश की कि ये संबद्ध प्रदेश क्या होता है। तो भाई, कोई भी जो प्रदेश जी है, जैसे मान लीजिएगा ये प्रदेश जी है, तो प्रदेश जी को आप संबद्ध प्रदेश कहते हैं यदि इसमें कोई भी दो बिंदुओं को एक वक्र के द्वारा जोड़ा जा सके जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो। जैसे मान लीजिएगा ये जो क्षेत्र जी है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आप कोई भी दो बिंदु ले लीजिएगा और उन दो बिंदुओं को आप एक वक्र के द्वारा जोड़ सकते हैं जो कि पूरा वक्र इस क्षेत्र के अंदर ही होगा। जरूरी नहीं है सरल रेखा से जोड़ें, किसी भी वक्र के द्वारा आप लोग जोड़ सकते हैं। तो क्षेत्र में अगर दो बिंदुओं को आप एक वक्र से जोड़ सकते हैं जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही हो, तो फिर उस क्षेत्र को आप कहते हैं संबद्ध क्षेत्र या संबद्ध प्रदेश। अब चर्चा करेंगे हम एक से संबद्ध की। अभी तो देखा हमने संबद्ध, अब बात करें एक से संबद्ध प्रदेश की। भाई, एक से संबद्ध प्रदेश क्या होगा? देखो, जैसे ये प्रदेश है, अब इस प्रदेश में एक संवृत्त वक्र लिया जाए, जैसे ये लीजिएगा, ये एक संवृत्त वक्र ले लिया भाई। अब यदि इस संवृत्त वक्र को एक बिंदु तक संकुचित किया जा सके जो कि पूर्णतः क्षेत्र जी में ही रहे, है ना, तो एक बिंदु तक अगर आप इसको संकुचित कर सकते हैं तो फिर हम इस क्षेत्र को एक से संबद्ध प्रदेश कहते हैं। एक बिंदु तक संकुचित कैसे? जैसे हम देखिएगा, ये आपका संवृत्त वक्र था, इसको और छोटा कर लीजिएगा, तो ये लीजिएगा और छोटा करते जाइए, ऐसे छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, इसको छोटा करते रहिए, करते ऐसे छोटा करते करते लास्ट में आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें आप जितने भी संवृत्त वक्र बनाओगे वो पूर्णतः क्षेत्र जी में ही है, इसलिए ये जो प्रदेश आपके सामने था ये एक से संबद्ध प्रदेश है। और यदि संवृत्त वक्र को एक बिंदु तक संकुचित नहीं किया जा सकता तब उस क्षेत्र को हम कहेंगे बहु संबंधित प्रदेश। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो बहु संबंधित प्रदेश क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा ये एक प्रदेश में बना रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें ये वक्र सी है, ये वाला वक्र C1 है और ये C2 है। अब आपका जो प्रदेश G है, ये प्रदेश G C1 और C2 के मध्य में स्थित है। प्रदेश G क्या है भाई? C1 और C2 के मध्य में स्थित है, यानी कि ये जो छायांकित भाग आपको जो दिख रहा है, ये छायांकित भाग है आपका प्रदेश G, ठीक है ना। तो ये जो छायांकित भाग है ये प्रदेश G है भाई। तो अब देखिएगा, इस प्रदेश में अगर आप संवृत्त वक्र लें और उस संवृत्त वक्र को एक बिंदु तक अगर संकुचित कर सकें तो आप इसको एक से संबद्ध कहेंगे, अन्यथा इसको बहु संबंधित प्रदेश हम कहते हैं। तो जांच करते हैं, देखिएगा। जांच करने के लिए मैं एक संवृत्त वक्र ले लेता हूं, ये लीजिएगा, ये संवृत्त वक्र है, ठीक है। अब इस संवृत्त वक्र को संकुचित करिएगा, देखो, तो आप इसको जैसे ही संकुचित कर रहेंगे इस प्रकार से, देखिए करिएगा संकुचित, तो ये लीजिएगा, ये वाला जो वक्र आपके बाद जो संवृत्त वक्र आ रहा है ये कहाँ गया? जी में है ही नहीं। जी में तो केवल छायांकित भाग है ना, ये वाला भाग तो जी में है ही नहीं। इसका मतलब आप यहाँ जो संवृत्त वक्र था, इस संवृत्त वक्र को एक बिंदु तक संकुचित नहीं कर सके क्षेत्र जी के अंदर, इसलिए इस प्रदेश को हम कैसा कहेंगे? बहु संबंधित प्रदेश, ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे पार काट, क्रॉस कट। तो देखिए भाई, पार काट, क्रॉस कट, तो देखते हैं ये पार काट क्या होती है। अभी हमने पढ़ा है बहु संबंधित प्रदेश, तो ऐसी रेखाएं जो कि किसी भी वक्र को नहीं काटें लेकिन बहु संबंधित प्रदेश को एक से संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित कर दें, तो उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं पार काट। अब वो रेखाएं किस प्रकार से होती हैं ध्यान देना भाई। मैं एक बहु संबंधित प्रदेश बना रहा हूं, सबसे पहले तो ये लीजिएगा भाई, सपोज ठीक है, यहाँ ये तो वक्र C है और ये अंदर वाले वक्र आपके पास C1, C2, C3, ठीक है। और आपका जो प्रदेश G है वो प्रदेश G है इन वक्रों C1, C2 और C3 के मध्य, ठीक है भाई। C1, C2 और C3 के मध्य आपका प्रदेश G है। तो ये जो छायांकित भाग है, ठीक है ना, ये जो छायांकित भाग है ये आपका प्रदेश G है भाई, जो कि C1, C2 और C3 के मध्य में स्थित है, ठीक है।
ये आपका प्रदेश जी है। अब इस प्रदेश को आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था, ये प्रदेश बाहु संबंधित प्रदेश है। अब हमें इस बहु संबंधित प्रदेश को परिवर्तित करना है एक से संबद्ध प्रदेश में। तो बहु संबंधित प्रदेश को एक से संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब वो रेखाएं किस प्रकार से बनाते हैं, हम ध्यान देना भाई। जैसे ये जो वक्र सी था, इसको मिलाते हुए दो रेखाएं खींच दो सर, वक्र C1 से। इसी प्रकार से इस C और C2 को मिलाते हुए दो रेखाएं खींचिए। C और C3 को मिलाते हुए आप लोग दो रेखाएं खींचिए। अब ध्यान देना, अगर इस वक्र को इस प्रकार से हम परिभाषित कर दें, इसकी जो नई सीमा है, जो प्रदेश जी है, इसकी जो सीमा है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से, फिर हम यहाँ से टर्न लेंगे, इधर घूम जाएंगे और फिर इस वक्र से चलते हुए आएंगे आप लोग और इधर से आके बाहर निकल जाते हैं। फिर आगे बढ़ते रहिए, फिर इधर से एंटर हो जाएंगे आप लोग, फिर इस प्रकार से चलते रहिए, इधर से आएंगे, फिर इधर से आएंगे और फिर इधर जाएंगे। इधर से आओगे तो यहाँ आके इधर निकलोगे, फिर यहाँ से इधर, फिर और ये लीजिएगा, इस प्रकार से बना जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ध्यान देना भाई, ये जो वक्र की जो सीमा है वो नई सीमा क्या बनेगी, ध्यान देना। आप इधर से आए थे और यूं चले गए, फिर इधर से आप इस प्रकार से आ रहे हैं भाई और इधर से आके इधर से निकल गए। तो आपने जरा नोटिस करना जरा ध्यान से, ये दोनों रेखाओं के बीच में ये जो वृत्त का भाग है ये काम नहीं है आपके, तो इसको मैंने हटा दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी आप नहीं जा रहे तो इसको भी मैंने हटा दिया। फिर आगे चलिए भाई, इधर आइए, देखो इनके दोनों के बीच में ये काम नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है भाई, ये लीजिएगा, ये काम नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आइए, ये काम नहीं आया तो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। तो अब ये जो नई बाउंड्री बन गई आपके पास में, नई जो परिसीमा बन गई आपके पास में, इस क्षेत्र की उस सीमा को जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। जैसे मेरा पेन चल रहा है, देखते रहना भाई ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, चल रहा है ना, तो ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब आपके पास में ये जो क्षेत्र बन गया, ये पार काट बनाने के बाद में इस क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास में बन गया एक से संबद्ध प्रदेश। एक से संबद्ध प्रदेश कैसे बना, अब चेक करना। अभी जो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, कौन सी की, एक संवृत्त वक्र लेंगे इसके अंदर और उसको एक बिंदु तक संकुचित कर सकेंगे। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा बहुसंबंधित प्रदेश जिसकी वजह से हो रहा था, वहां मैं संवृत्त वक्र बना रहा हूं, बाकी तो में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से बनाया था अभी, जैसे हमने चेक किया तो संवृत्त वक्र। अब इसको संकुचित करना है, अब ध्यान देना जरा। अब भाई इसी वक्र में दिक्कत आ रही थी ना संकुचित करने में, तो अब ये जो वक्र है ये आप बना ही नहीं सकते, यहाँ पर ये ले ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो वक्र हमने बनाया है ये पूरा वक्र हमेशा प्रदेश जी में होना चाहिए, और यहाँ आपने ये जो वक्र बनाया प्रदेश जी में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो भाग आपके बीच में पास में था, ये बीच में इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भाग था आपका, ये वाला भाग प्रदेश जी में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब ये शामिल नहीं है, तो आपने जो वक्र बनाया संवृत्त वक्र ही नहीं बना, और हमें संकुचित किसको करना होता है, संवृत्त वक्र को, तो ये तो संवृत्त वक्र ही नहीं बना। इसी प्रकार से यहाँ भी संवृत्त वक्र नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, और जहां संवृत्त वक्र बनता है जैसे ये बन गया, तो अब इसको आप एक बिंदु तक संकुचित कर सकते हैं। तो अब अगर आप इसमें कोई भी संवृत्त वक्र बना सकते हैं तो उस संवृत्त वक्र को एक बिंदु तक संकुचित किया जा सकता है। इसलिए ये प्रदेश जो है अब आपके पास में बन गया एक से संबद्ध प्रदेश। तो क्लियर है, पार काट क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि किसी वक्र को नहीं काटती हैं लेकिन बाहु संबंधित प्रदेश को एक से संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित कर देती हैं। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉची प्रमेय का बहु संबंधित प्रदेश के लिए विस्तार। तो देखिए स्टेटमेंट है, माना कि संवृत्त वक्र C में कई संवृत्त वक्र C1 C2 स्थित हैं। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर fz विश्लेषिक फलन हो तो इंटीग्रेशन ऑफ fz dz C के अनुदिश प्लस fz dz C1 के अनुदिश प्लस fz dz C2 के अनुदिश, जहां प्रत्येक समाकल वक्रों के अनुदिश दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज से है आपका। तो अब इसको प्रूव करना आपने को, तो देखिए क्या बनता है। तो सबसे पहले आपको दे दिया एक संवृत्त वक्र C है, तो सबसे पहले
आप ये समवृत्त वक्र बना लेंगे सी, ये लीजिएगा ये समवृत्त वक्र है सी, और इसमें कई समवृत्त वक्र हैं C1 C2 वगैरह। तो इसके अंदर हम कुछ समवृत्त वक्र बना लेते हैं। सपोज ये आपका C1 है और ये एक समवृत्त वक्र है आपके पास में C2। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे समवृत्त वक्र इसके अंदर हैं। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर FZ विश्लेषिक है, कहां दिया हुआ आपको विश्लेषिक? एक इन वक्रों के मध्य और C के ऊपर, C के ऊपर का मतलब है C की परिधि पर ना, और इनके मध्य का मतलब ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग आ जाएगा मध्य का मतलब। ठीक है, तो वक्रों के मध्य यानी छायांकित भाग। इस छायांकित भाग में FZ विश्लेषिक फलन है, तो फिर हमें सिद्ध करना है कैसा होगा। और जहां इंटीग्रेशन की जो दिशा है वो वक्रों के अनुदिश कौन सी दिशा में ले जानी है हमें? एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में हमें लेना है। तो देखिए भाई, अब सबसे पहले तुम लोग क्या करेंगे, ये जो बाहु संबंधित प्रदेश है, कोशी प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बाहु संबंधित प्रदेश को हम परिवर्तित करेंगे सबसे पहले एक से संबद्ध प्रदेश में। अब एक से संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित करने के लिए आपको यहाँ कुछ पार काट लेनी पड़ेगी। तो ये पार काट मैं बना देता हूं एक बार। ठीक है, ये पार काट हम जैसे बना देंगे तो देखो ये पार काट हमने बना दिया भाई। इसी प्रकार से इधर भी हम पार काट बना देंगे। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पार काट बनाते ही देखो आपके पास में जो नया समवृत्त वक्र बन गया, मेरा पेन जो चल रहा है उसको जरा ध्यान से देखना। नया समवृत्त वक्र इस प्रकार से बन गया आपके पास में, देखिए ये नया समवृत्त वक्र बन गया आपके पास। ठीक है, ये नया समवृत्त वक्र आपका बन गया। और ये जो नया समवृत्त वक्र है इसको सपोज हम नाम दे देते हैं गामा। ठीक है, तो अब इस गामा के अंदर और ऊपर FZ विश्लेषिक फलन हो चुका है। अब तो सबसे पहला काम तो आपने क्या किया, पार काट बनाई आपने। सपोज ये AB है, ये PQ है, इस प्रकार से। तो सबसे पहला काम तो आपने क्या किया, पार काट AB PQ ये सब बनाकर बाहु संबंधित प्रदेश को, बाहु संबंधित प्रदेश को एक से संबद्ध प्रदेश में, एक से संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित किया। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, पार काट AP PQ इत्यादि बना करके बहु संबंधित प्रदेश को एक संबद्ध प्रदेश में परिवर्तित किया। तो ये जो नया समवृत्त वक्र आपको बना गामा, इसके अंदर और ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है। तो आप नए समवृत्त वक्र गामा के अंदर एवं ऊपर, ऊपर का मतलब परिधि पर FZ विश्लेषिक फलन है, FZ विश्लेषिक फलन है। और FZ विश्लेषिक है, इसका मतलब कोशी समाकलन प्रमेय से, इसलिए कौशी समाकलन प्रमेय से आप जानते हैं कि गामा के अनुदिश FZ का जो इंटीग्रेशन होगा ये आपके पास में हो जाएगा भाई 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ FZ dz इक्वल टू 0। तो गामा के अनुदिश FZ का इंटीग्रेशन 0 हो गया है। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं एक बार। ठीक है, अब इसको देखना, गामा FZ dz, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहां से आप कैसे लिख सकते हैं, इस गामा को ध्यान देना भाई।
तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो गामा में कौन कौन से वक्र आ रहे हैं वो सब आपको लिखना है। तो गामा में सबसे पहले एक वक्र आ रहा है आपका सी, जिसकी दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो सी लिख दीजिएगा, एफ जेड डी जेड। इसके आगे आप लोग आएंगे तो देखिएगा ये जो पारकाट पी क्यू है इसके अनुदिश दो बार हो रहा है, देखिएगा एक बार तो पी के अनुदिश और एक बार क्यू पी के अनुदिश। तो प्लस एक बार तो पी क्यू के अनुदिश हो रहा है एफ जेड डी जेड, और एक बार हो रहा है क्यू पी के अनुदिश एफ जेड डी जेड, ठीक है। और फिर प्लस आप सी टू के अनुदिश हो रहा है तो लिख दीजिएगा सी टू, एफ जेड डी जेड, ठीक है। ये C2 में है और C2 से बाहर चलेगी। फिर आप ध्यान देना भाई C2, अब C2 में जो दिशा बन रही है ना, इसकी दिशा को देखिएगा कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज बन रही है, जबकि इंटीग्रेशन में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो चिन्ह यहाँ पर आप नेगेटिव यूज कर लेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ एक तो ये C1 आएगा इसमें, देखिए सबसे पहले तो C1 आएगा, दिशा इसमें क्लॉकवाइज बन रही है तो माइनस C1 आप लिख देंगे एफ जेड डी जेड, ठीक है। और एक बार पार काट ए बी के अनुदिश, एक बार पार काट बी ए के अनुदिश, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अब इसको देखना भाई जरा ध्यान से, ये पी क्यू और क्यू पी के अनुदिश जब एफ जेड के इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का संख्यात्मक मान तो बिल्कुल सेम रहेगा, परिवर्तित होगा केवल चिन्ह, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो पी क्यू के अनुदिश और क्यू पी के अनुदिश जो इंटीग्रेशन है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर देखिए अब ये आपके पास में क्या बचेगा, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। तो देखिए अब इसको लिख दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड गामा इक्वल टू, अब इधर से ये आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड प्लस ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो ये दो इंटीग्रेशन आपके पास में बचे हैं, इनको लिखिएगा सबसे पहले माइनस C1 एफ जेड डी जेड प्लस माइनस C2 एफ जेड डी जेड, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे आपका चलता रहता है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं। अब फर्स्ट व सेकंड से, तो एक व दो से, भाई एक और दो से आप लोग क्या करेंगे, सेकंड से इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड का वैल्यू पुट कर दोगे फर्स्ट में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इसको आप ये लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले आ गया सी एफ जेड डी जेड प्लस माइनस C1 एफ जेड डी जेड प्लस माइनस C2 एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और आप इसको हल कर देंगे, आप लोग हटा लेता हूं इसको एक बार। तो अब देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू, अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखो ये जो माइनस C1 है ये प्लस हो जाएगा, तो एफ जेड डी जेड प्लस इसी प्रकार से जो माइनस C2 है ये प्लस C2 हो जाएगा एफ जेड डी जेड, ठीक है। ये लीजिएगा भाई, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज, इंडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए हम चर्चा करेंगे अब अनिश्चित समाकल क्या होता है। तो देखिए माने कि एफ जेड प्रदेश जी में एक मान्य और विश्लेषित फलन है, तब फलन फाई जेड को एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहते हैं यदि फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड हो, ठीक है। तो अगर फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड के बराबर होता है, तो जब भी फाई डैश जेड एफ जेड के बराबर हो तो हम फाई जेड को एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड के द्वारा।
तो ठीक है, याद रखिएगा, अगर फाइव डैश जेड इक्वल टू एफ जेड होता है तो फाइव जेड को हम क्या कहते हैं, एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड के द्वारा। नेक्स्ट हम प्रमेय कर रहे हैं, स्टेटमेंट है यदि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन को तो अनिश्चित समाकल इंटीग्रेशन z0 टू जेड एफ जेड डी जेड जी में बिंदु z0 एवं z को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र होता है। ठीक है भाई, देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन z0 और z को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र होता है, यानी इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है इन बिंदुओं को मिलाने वाले पद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रदेश में दो बिंदु ले लेंगे, एक z0 हो गया और दूसरा z हो गया है। अब z0 और z को मिलाने वाले कुछ पद हम लोग ले लेंगे। हमें इंटीग्रेशन के लिए सिद्ध करना है कि पद से स्वतंत्र है, यानी इंटीग्रेशन का वैल्यू पद पर डिपेंड नहीं करता, तो हम पद एक से ज्यादा लेंगे। तो कम से कम, एक से ज्यादा का मतलब कम से कम दो पद यहाँ हम लोग लेंगे। तो दो पद लेंगे तो एक तो ये लीजिएगा C1 हो गया, और ये दूसरा हमने ले लिया सपोज ये आपका C2 बन गया। तो Z0 और Z को मिलाने वाले दो पद आपने ले लिए, एक C1 ले लिया और दूसरा C2 ले लिया। सपोज ये आपका बिंदु P है और ये वाला Q है, इस पर एक बिंदु R ले लेता हूं, यहाँ एक बिंदु S हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट में सबसे पहले तो आपने क्या किया, माना कि Z0 एक स्थिर बिंदु है, Z0 एक स्थिर बिंदु है तथा Z एक दूसरा बिंदु है तथा Z एक दूसरा बिंदु है। ठीक है, Z0 एक स्थिर बिंदु है और Z एक दूसरा बिंदु है। अब इन दोनों को मिलाने वाले दो पद आपने ले लिए, एक C1 और दूसरा C2। अब Z0 तथा Z को मिलाने वाले दो पद है, Z0 तथा Z को मिलाने वाले दो पद है, C1 तथा C2 है। ठीक है भाई, Z0 तथा Z को मिलाने वाले दो पद C1 तथा C2 हैं। अब देखिए दो पद हो गए, Z0 और Z को मिलाने वाले, एक C1 हो गया तो दूसरा C2 हो गया। हमें सिद्ध करना है कि ये इंटीग्रेशन पद से स्वतंत्र नहीं होगा। तो अब ध्यान दो भाई, जैसे ही ये दो पद आप लेते हैं तो आपको एक सरल संवृत्त कंटूर मिल जाता है, ये संवृत्त कंटूर बन जाएगा ना आपके पास में C2 है, इसलिए एक सरल संवृत्त कंटूर। अब ये जो कंटूर बन गया ना नया, दोनों पथों को मिलाने पर जो कंटूर बनता है, इसको हमने नाम दे दिया है गामा। तो एक सरल संवृत्त कंटूर गामा प्राप्त होता है, इसलिए कॉची प्रमेय से। अब कॉची प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जैसे ही सरल संवृत्त कंटूर है गामा, तो उसके अंदर और ऊपर एफ जेड विश्लेषिक है क्योंकि हमें दिया गया है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड गामा के अनुदिश कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, जीरो। और एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन आपके पास में जीरो बन गया भाई, और जीरो बन गया तो फिर आगे इसको सोल्व करिए। अभी जो एफ जेड डी जेड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो गामा के अनुदिश है ना, तो अभी जो पथ गामा था एक्चुअल में इसमें दो पथ आ रहे हैं, एक तो C1 और दूसरा C2। तो गामा को हम ऐसा लिख सकते हैं C1 एफ जेड डी जेड और प्लस, अब ध्यान दो इसके लिए तो ठीक है दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन C2 के लिए अगर आप देखते हैं ऐसे तो दिशा कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, जबकि इंटीग्रेशन की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लेनी होती है। तो हम यहां लेंगे -C2 एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से पक्षांतरण कर दीजिएगा। पक्षांतरण हम लोग जैसे ही करेंगे तो फिर ये आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड। ये दोनों इक्वल आ गए। तो देखिए यानी C1 और C2 दोनों के अनुदिश जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो समाकलन है ये पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पथ से स्वतंत्र होता है, डिपेंड करता है केवल मिलाने वाले बिंदुओं पर। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ z0 टू z एफ जेड डी जेड। भाई एफ जेड डी जेड तो भी इसमें C1 था पथ, इसमें C2 था। अब जैसे आप कोई से भी पथ की बात करें, दोनों पथ ही Z0 को मिला रहे हैं, किससे? Z से, इसलिए लिमिट हमने लिखा है Z0 से Z। अब यहां ये जो Z0 है इसको आप निम्न सीमा कहते हैं और Z को आप लोग समाकलन की ऊपरी सीमा कहते हैं। इसके अलावा ये तो आपने कह दिया है। अब देखिएगा ये जो इंटीग्रेशन आपके पास में था Z0 टू Z एफ जेड डी जेड, इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें देखो निम्न सीमा को अगर स्थिर कर दें और ऊपरी सीमा को अगर परिवर्तित करते रहें, तो एक बार तो ध्यान देना, क्या हम इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं एफ जेड डी जेड को एफ जेड डी जेड? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम समाकलन का प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर आप चर को किसी दूसरे चर से परिवर्तित कर देते हैं तो इससे इंटीग्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो समाकलन है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर जो चर z था इसको मैं किसी भी दूसरे z चर से परिवर्तित कर सकता हूं। तो इस चर z के स्थान पर मैंने चर क्या लिख दिया है? j। इसलिए जो इंटीग्रेशन ये था आपके पास एफ जेड डी जेड, इसको मैं एफ जेड डी जेड भी लिख सकता हूं और इसको हम डिफाइन कर देंगे, ये बराबर होता है फाई जेड के। तो इसमें आप लोग देखो Z0 जो निम्न सीमा है इसको हमेशा स्थिर रखेंगे हम लोग, और Z को आप लोग जैसे ही परिवर्तित करते रहेंगे तो आपको ये एक मानीय फलन मिल जाएगा फाई जेड। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है।